हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर प्ले विद साइंस में। अभी तक मैं आपको ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंदर जो बहुलक चैप्टर है उसके कई वीडियोस मैं आपको दे चुकी हूँ। मेरे ख्याल से आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे, और कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। देखो, आज का जो टॉपिक है ना वो है हमारा बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यानी जो बहुलक हम ज्ञात करते हैं उनका द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है इसके अंदर दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका संख्या औसत अनुभार, जिसे हम mn से शो करते हैं, और एक आता है आपका भार औसत अनुभार, जिसे हम mw से शो करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि इसको हम n से क्यों शो करते हैं, क्योंकि संख्या यानी नंबर्स, तो नंबर्स के लिए यहाँ पे n आता है, और भार यानी वेट के लिए यहाँ पर w आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले संख्या औसत अनुभार के बारे में। इस डेफिनेशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो इसका फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझना है। देखो, इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि किसी बहुलक नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की कुल सहिति को उसके अणुओं की संख्या से विभाजित करने पर जो राशि या जो भी परिणाम हमें प्राप्त होता है उसे हम संख्या औसत अनुभार कहते हैं। तो इसको ढंग से समझना। इसने क्या बोला है कि अगर हमें कोई भी बहुलक मिल जाता है, ठीक है, तो आपको पता है बहुलक के अंदर जो आपके नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं या नंबर ऑफ क्या कहते हैं अणुओं की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो जो टोटल अणु है, मैं लिख सकती हूँ, सॉरी देखो, अगर मैं लिखती हूँ कुल संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। क्लियर बात। और आपको पता है इस n के अंदर कई सारे n हैं, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n1 प्लस n2 प्लस ऐसे कई सारे, और मैं लिख देती हूँ ni। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि अगर सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी बहुलक के बारे में, तो बहुलक के अंदर कई सारे अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुल अणुओं की बात करें तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक n से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस n के अंदर जितने भी आपके नंबर्स ऑफ अणु होंगे या जो अणुओं की संख्या होगी उसे हम n1 n2 मतलब जहां तक आपका n जा रहा है उसको हम जोड़ लेंगे। ये तो होगी कुल संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुल संहति के बारे में। अगर हम कुल संहति के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि प्रत्येक अणु का अपना एक वेट होता है, अपना एक भार होता है। क्लियर बात। अगर मैं बात करती हूँ n1 अणु जो है उसके बारे में, तो इसका जो भार होगा उसको मैं शो कर दूंगी किससे? W1 से। n1 अणु का इसको मैं ऐसे लिखती हूँ n1 अनुभार। n1 अणु का जो भार है वो आपका क्या हो जाएगा? W1। क्लियर बात। n2 अणु का जो भार होगा उसे मैं किससे शो करूंगी? W2 से। ऐसे ही ni अणु का जो भार होगा उसे मैं किससे शो करूंगी? Wi से। ये तो हो गया कि n1 के लिए W1 है, n2 के लिए W2 है, ni के लिए Wi है। तो कुल संहति का मान आपका क्या हो जाएगा? n1 इंटू W1। क्लियर बात। n2 इंटू में W2, ni इंटू में Wi। मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो, हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी। सबसे पहले इसने बोला कि एक तो हमें चाहिए कि सभी अणुओं की कुल संहति, और साथ ही साथ अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या तो होगी ये, और जो आपकी अणुओं की संहति होगी, अगर हमें कुल निकालना है तो हम क्या करते हैं? सभी को जोड़ देते हैं। कभी भी हमें किसी भी चीज का टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसके प्रत्येक हिस्से को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारे पास मान आता है उसे हम टोटल बोलते हैं। तो ये होगी हमारे पास कुल संहति। ठीक है, तो दो चीजें जो हमें चाहिए थी, एक तो हमें चाहिए था सभी अणुओं की कुल संहति, नेक्स्ट हमें चाहिए इसमें अणुओं की संख्या। दोनों हमारे पास आ गई। अब इसने बोला है कि संख्या का जो औसत अनुभार होता है ना, अगर हम कुल संहति में से
कुल संख्या को विभाजित करते हैं तो वो हमारा संख्या औसत अनुभार कहलाता है। यानी अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ यहाँ पर तो mn इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, कुल संहिता आपका क्या है n1 w1 प्लस n2 w2, या फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे डैश डैश शो कर देती हूँ और लास्ट वाला डायरेक्ट लिख देती हूँ ni wi अपॉन में जो इसका टोटल नंबर्स है, कुल संख्या है, वो आपका क्या है n1 प्लस n2 डैश डैश प्लस में ni। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो अब आपको पता है कि इसको हम बार बार खोल के नहीं लिखते, तो एक नियम लगता है कि जब सभी को हम प्लस कर रहे हैं तो सीधे सामने क्या लिख सकते हैं, इसका समीशन लिख सकते हैं। तो आपका जो mn हो जाएगा इजिकल्स टू किसके हो जाएगा, समीशन ni wi अपॉन में समीशन ni। ये रहा हमारा फॉर्मूला किसका, तो आपको ध्यान रखना है संख्या औसत अनुभार का। क्लियर बात? अब हम बात करेंगे भार औसत अनुभार के बारे में। देखो अगर हम बात करते हैं भार औसत अनुभार के बारे में तो इसमें भी अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाती है तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि किसी बहुलक के नमूने में विभिन्न संहति वाले अणुओं की समूह की कुल संहति को उसी के आणविक संहति से गुना करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट लाइन को समझते ही क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको पता है कि अगर मैं n1 की आणविक संहति की बात करती हूँ, n1 की आणविक संहति की अगर मैं बात करूंगी तो n1 की आणविक संहति क्या हो जाएगी आपकी n1 m1। क्लियर बात? अच्छा मैं इसको सीधे बताती हूँ, n1 की आणविक संहति होगी m1, n2 की आणविक संहति हो जाएगी m2, ni की आणविक संहति हो जाएगी mi। क्लियर बात? और अगर मुझे कुल संहति ज्ञात करनी होती है या फिर मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर एक अणु की कुल संहति ज्ञात करनी है, या फिर मैं इसको अगर इस तरीके से समझाऊं, n1 की कुल आणविक संहति, तो आपका ये क्या हो जाएगा n1 m1। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे ही n2 की निकालो तो मैं इसको सीधा लिख देती हूँ, इसका क्या हो जाएगा n2 m2। ऐसे इसका निकालो तो क्या हो जाएगा ni mi। ठीक है, तो ये तो देखो पहली लाइन में बोल रहा है कि किसी बहुलक के नमूने में विभिन्न संहति वाले अणुओं के समूह की, ये क्या है आपका अणु है, ये पूरा उनका समूह हो जाएगा। ठीक है, तो समूह की संहति को उनके आणविक संहति से गुना करने पर, अब ये जो इसका अलग समूह बन रहा है, इसका अलग समूह बन रहा है और इसका अलग समूह बन रहा है। यहाँ तक बात क्लियर आप लोगों को? यानी सीधी सी बात ये है कि n1 की आणविक संहति m1 है, लेकिन इसकी जो एक समूह होगी, समूह की जो आणविक संहति होगी वो क्या हो जाएगा आपका n1 m1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके कुल संहति को या फिर इसके समूह की संहति को उसी के आणविक संहति से गुना करने पर, मतलब अगर इसी के आणविक संहति से अगर मैं गुना करती हूँ तो ये तो आपके पास ये तो आपके पास था ही। अगर आप इसको इसी के आणविक संहति से गुना कर रहे हो तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे ही अगर मुझे इसका ज्ञात करना है तो फिर इसका ज्ञात करने के लिए अगर इसके आणविक संहति को इसी के, मतलब अगर इसके समूह की संहति को इसी के आणविक संहति से गुना करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू मैं यहाँ पे लगा देती हूँ m2 और यहाँ पर इंटू में लिख देती हूँ मैं mi। यानी सीधी सी बात क्या है, ये n2 m2 की स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा ni mi की स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अच्छा हाँ, एक बात और देखो, आप लोग ना कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं m लेके चल रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसी चीज को w लिया है। ठीक है, वैसे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो आप लोग इसको भी क्या करना, m ही मान के चलना, क्योंकि जो हम अनुभार लेके चलते हैं ना उसको ज्यादातर m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ m1, इसको मैं लिख देती हूँ m2 और इसको मैं लिख देती हूँ mi। पीछे जितने भी चेंजेस है मैं सभी को mi चेंज कर देती हूँ। ये हो जाएगा m1,
ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा आपका Mi। नेक्स्ट इसे भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में है ना M दे रखा है, तो आप लोग जरा भी कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर। क्लियर बात? देखो अब अपने बात करते हैं कि ये हमने क्या कर लिया, इस समूह की जो संहति थी उसी के आणविक संहति से गुना कर दिया। ठीक है, गुना करने के बाद ये क्या बोल रहा है कि जो गुणनफल है उसको जोड़कर, अब ये तीनों अलग अलग गुणनफल आगे ना, अब ये बोल रहा है कि इन तीनों गुणनफलों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्लियर बात? नेक्स्ट लाइन देखो उसने क्या बोला है, उनके आणविक संहति गुना करके तथा गुणनफल को जोड़कर प्राप्त योगफल को, जो आपको योगफल प्राप्त हो रहा है, को सभी अणुओं की संहति से भाग देने पर। अब सभी अणुओं की संहति क्या है, यानी जो कुल संहति है वही तो सभी अणुओं की संहति है। पीछे मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो ये आपका जो सभी अणु की संहति है, इसको दोबारा क्लियर करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ कि जो आपका यहाँ पर योगफल आया है उस योगफल को कुल संहति से भाग देना है, यानी आपका ये क्या बन जाएगा, N1 M1, ठीक है, और प्लस में N2 M2 Ni Mi। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका MW के बराबर हो जाएगा। दोबारा बता देती हूँ, समझ लेना। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो आपका भार औसत अनुभार होता है ना, वो किसके बराबर होता है कि किसी बहुलक के नमूने में विभिन्न संहति वाले अणुओं के समूह को, ठीक है, जो अलग अलग संहति निकल रही है ना, उनके अणुओं के जो समूह बन रहे हैं ना, उनको उनके आणविक संहति से गुना करने पर, उसके आणविक संहति से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है तथा गुणनफल को जोड़कर, गुना करने के बाद जो आपके पास अलग अलग वैल्यूज आए ना, उन सभी को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, जोड़कर प्राप्त योगफल को उसी के अणुओं की संहति से भाग देने पर। ठीक है, तो अब जोड़ने के बाद आपने उसी के जो अणुओं की संहति है उससे भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो आपका फॉर्मूला बनता है वो आपका भार औसत अनुभार कहलाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, MW इजिकल्स टू समीशन NI की स्क्वायर अपॉन में समीशन NI Mi। ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला किसका, भार औसत अनुभार का। मेरे हिसाब से आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट जरूर करना। अब हम बात करते हैं बहुपरिक्षेपण घातांक के बारे में। बहुपरिक्षेपण घातांक बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको ये याद रखना है, ये जो बहुपरिक्षेपण घातांक होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, भार औसत अनुभार अपॉन में संख्या औसत अनुभार। भार औसत अनुभार को संख्या औसत अनुभार से भाग दे दोगे तो आपका बहुपरिक्षेपण घातांक ज्ञात हो जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं रबर के बारे में। तो जो रबर होता है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है कि दो ऐसे पौधे हैं जिनमें से प्राकृतिक रबर को प्राप्त किया जाता है। देखो वैसे अगर रबर की बात करें ना तो रबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्राकृतिक रबर और एक होते हैं आपके संश्लेषित रबर। अगर बात करते हैं प्राकृतिक रबर तो ये आपके जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको, उनके तने को काट कर उसमें से जो शीर, लेटेक्स या अपने दूध रूपी जो रसायन बाहर निकलता है उससे प्राप्त किया जाता है। और जो संश्लेषित होते हैं उसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक रबर के बारे में। तो प्राकृतिक रबर जो है ना, उसके लिए दो पौधे कौन कौन से हैं, एक तो है आपका हेबिया, ये रहा आपका, एक तो है आपका हेबिया ब्रेसिलियंसिस है और एक गट्टा पर्चा। ठीक है, ये दोनों पौधे हैं जिनमें से किसको प्राप्त किया जाता है, आपके प्राकृतिक रबर को प्राप्त किया जाता है, या फिर अपने बोल सकते हैं प्राकृतिक रबर प्राप्त इन्हीं में से होते हैं। क्लियर बात? अब देखो अगर अपने बात करते हैं प्राकृतिक रबर जो है उसको प्राप्त करने की जो विधि है वो क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की जो विधि होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो पेड़ होता है उसमें से क्या बाहर निकाल लिया जाता है, शीर या लेटेक्स क्या करते हैं, बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ के तने को काटकर शीर या लेटेक्स बाहर निकालेंगे उसमें काफी ज्यादा मात्रा में क्या मिलाया जाता है, जल।
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। जल इतने ज़्यादा अमाउंट में मिलाया जाता है ताकि वो बिल्कुल तनु हो जाए। तनु का मतलब होता है, देखो एक होता है आपका तनु, ठीक है, और एक आपका होता है सांद्र। अगर अपने तनु और सांद्र में डिफरेंस की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, सांद्र का तो मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जितना गाढ़ा होगा ना वो उतना सांद्र कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गिलास पानी के अंदर, ठीक है, आपने 2 गिलास पानी के भर रखे हैं, एक गिलास में तो आपने 4 चम्मच चीनी घोल दी और एक गिलास में आपने सिर्फ 1 ही चम्मच घोली है, तो किस में जो चीनी की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, तो आपको ध्यान में रखना है जिसमें आपने 4 चम्मच घोली है। तो ऑब्वियस सी बात है, सांद्रता का मान कहाँ होगा ज़्यादा, जहाँ पर आपने 4 चम्मच चीनी डाली थी। क्लियर बात। और तनु का मतलब है कि वो उसके मुकाबले क्या हो गया, कम गाढ़ा है, तो उसे हम तनु बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही उस क्षीर के अंदर आप जल मिलाते हो, और जल आपको कितने अमाउंट तक मिलाना है, आपको ध्यान में रखना है, जल आपको तब तक मिलाना है जब तक कि उसके अंदर 10 से 20% आपकी रबड़ की मात्रा न रह जाए। क्लियर बात। मतलब उस क्षीर को आपको बिल्कुल तनु बना लेना है, बिल्कुल पतला सा द्रव बना लेना है, ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर जल मिला लिया और उसके अंदर जो क्षीर के अंदर रबड़ की मात्रा है वो 10 से 20% बन जाती है, तो उसके बाद आपको इसमें क्या मिलाना है, एसिटिक अम्ल मिलाना है। क्या मिलाना है, एसिटिक अम्ल मिलाना है। जैसे आप इसको एसिटिक अम्ल मिलाते हो ना तो आपका रबड़ तैयार हो जाता है, और वो जो रबड़ आपका तैयार होता है ना उसको बोलते हैं क्रैप रबड़। क्या बोलते हैं उसे अपने, क्रैप रबर बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो दोबारा सुन लो, पेड़ से जो क्षीर या लेटेक्स मिलता है उसमें पानी मिलाना है, इतना पानी मिलाना है कि वो बिल्कुल तनु हो जाए और 10 से 20% उसमें आपका क्या कहते हैं रबर की मात्रा रह जाए। जैसे ही वो अलग हो जाएगा, रबर की मात्रा 10 से 20% रह जाएगी, उसमें आपको एसिटिक अम्ल मिलाना है, और एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद जो रबर आपको प्राप्त होता है उसे हम क्रैप रबर बोलते हैं। अब देखो ये जो रबर आपको प्राप्त हो रहा है ना, ये इतनी अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं होता, ठीक है। यानी मैं बोल सकती हूँ इसमें कई प्रकार की कमियां जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। जैसे अपने बात कर सकते हैं कि जो रबर आपको प्राप्त होता है ना वो काफी नरम होता है। क्या होता है, काफी नरम होता है, यानी आपके लिए काम का नहीं हुआ ज्यादा। दूसरी बात, ये क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ पानी को अवशोषित करने लग जाता है। अब रबर पानी को अवशोषित कर लेगा तो फिर वो रबर हमारे किस काम का, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें, अगर हम इसको काफ़ी टेम्परेचर देते हैं, कम से कम 353 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो आपका रबर होता है ना वो बिल्कुल नरम हो जाता है। क्या होता है, बिल्कुल नरम हो जाता है। और अगर आप इसमें टेम्परेचर देते हो 283 केल्विन, तो ये आपका भंगूर हो जाता है। भंगूर का मतलब आप समझते होंगे, टूटने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस कारण से, और साथ ही साथ जो इसकी ऑक्सीकरण प्रतिरोधक क्षमता होती है, ऑक्सीकरण जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी इसकी काफी कम होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस कारण से जो आपको क्रैप रबर प्राप्त होता है, जो आपको प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है, वो क्वालिटी में इतना बेस्ट नहीं होता, तो इसलिए इसमें कई सारे चेंजेस जरूरी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो आपकी प्राकृतिक रबर है उसके संगठन एवं उसके संरचना के बारे में, ठीक है। तो जो आपका प्राकृतिक रबर होता है ना उसका फॉर्मूला होता है आइसोप्रीन, ठीक है। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला आप देख लेना, CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, और जो सेकंड नंबर पे कार्बन होता है उसके साथ एक मैथिल ग्रुप भी जुड़ा होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब जो आपका आइसोप्रीन है ना, आइसोप्रीन ये तो क्या है, आपका एकलक है। जब इसका हम बहुलीकरण करेंगे तो यहाँ पर इसके आगे N लगा देंगे। N लगाने के बाद वही प्रोसेस, जब इसका हम बहुलीकरण करते हैं तो इसके ऊपर आप क्या लिख देंगे, बहुलीकरण। लिखने के बाद ये जो आपका N होता है वो आपको कहाँ लगाना होता है, आगे ब्रैकेट में पैर पे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे ना आप इसको रटो या समझो, देखना ध्यान से। जो डबल बॉन्ड है वो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड है वो बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये तो होगी रटने वाली बात। अब समझने वाली बात ये है कि आपको पता है कि जैसे मैं यहाँ पर इसको जोड़ती हूँ, ठीक है,
ये आपका C। पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। अब देखो, आपको पता है कि जब हम इसका बहुलीकरण करते हैं तो बहुलीकरण के दौरान क्या होता है कि ये जो आपका एकलक बन गया ना, इसके इधर भी एक आइसोप्रीन होगा, इसके इधर भी एक आइसोप्रीन होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरा आइसोप्रीन को ना लिख के इस तरीके से बॉन्डिंग शो करते हैं और एक ब्रैकेट बना देते हैं और इसके पैर में इस तरीके से N लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बॉन्डिंग शो करूंगी तो कार्बन की संयोजकता को भी आपको ध्यान में रखना है। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड रखती हूँ और यहाँ से बॉन्डिंग निकालती हूँ तो फिर यहाँ जो मेरी कार्बन है ना उसकी संयोजकता हो जाएगी 5, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जब हम एकलक से बहुलक बनाते हैं तो इन बातों का तो ध्यान रखना है कि एकलक में N आगे लिखना है, बहुलक में N ब्रैकेट में पैर पे लिखना है। साथ ही साथ जो इसके बॉन्डिंग्स है उनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर बात? ये बन गया आपका आइसोप्रीन और इसको अपने क्या बोलेंगे, पॉली आइसोप्रीन। देखो अब अपन बात करें पॉली आइसोप्रीन के बारे में, तो जो आपका पॉली आइसोप्रीन होता है ना, इसके ना 2 प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होता है आपका समपक्ष रूप, एक होता है आपका विपक्ष रूप। समपक्ष रूप और विपक्ष रूप में क्या अंतर है आपको ध्यान में रखना है। देखो इस चीज को ध्यान से देखना, मैं इसको लिखती हूँ पहले समपक्ष रूप के हिसाब से, उसके बाद लिखूंगी मैं इसके विपक्ष रूप के हिसाब से। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, ये है आपका आइसोप्रीन का समपक्ष रूप। आपको कैसे पहचान करना है कि समपक्ष रूप है या विपक्ष रूप है, तो समपक्ष रूप वो होता है जिसमें सेम चीज एक ही डायरेक्शन में हो, या तो वो इस हिसाब से हो सकता है या वो इस हिसाब से हो सकता है। ठीक है, और जब सेम चीज अपोजिट डायरेक्शन में होती है, या तो इस हिसाब से या इस तरीके से, तो वो आपका विपक्ष रूप कहलाता है। क्लियर बात? अब देखो ये तो मैंने लिख दिया समपक्ष रूप, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है, यानी ऊपर की तरफ है दोनों CH2। क्लियर? अगर मैं विपक्ष रूप की बात करती हूँ तो विपक्ष रूप में क्या हो जाएगा, या मैं इसको यहाँ पर CH3 लिख देती हूँ, यहाँ CH2, ये आपका CH2 और ये आपका हाइड्रोजन। अब देखो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, विपक्ष आइसोप्रीन बोलेंगे। अब ये तो हो गया एकलक, लेकिन जैसे ही हम इसके बहुलक की बात करें तो बहुलक में क्या होगा, ऐसे कई सारे और आइसोप्रीन जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपके आइसोप्रीन्स जुड़ते रहेंगे। क्लियर बात? अब ये जो आपका समपक्ष आइसोप्रीन बनता है, क्या बोला मैंने इसको, समपक्ष आइसोप्रीन। देखो ये जो आपका समपक्ष आइसोप्रीन बनता है ना, ये इतना मजबूत नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना वो काफी कमजोर होती है। मैं सीधी सीधी बात बोल सकती हूँ, इनमें दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। क्लियर बात? तो इसलिए जिसकी बॉन्डिंग ही कमजोर है, ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी नहीं। लेकिन अगर हम विपक्ष रूप की बात करते हैं ना, तो विपक्ष के अंदर क्या होता है कि ये आपका काफी मजबूत होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्या कहते हैं डायग्राम से समझाऊं तो मैं इसको अच्छे से बताती हूँ। चलिए ये देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आपको ये अच्छे से नजर आ रहा होगा, ये भी विपक्ष है, ये भी विपक्ष है और ये भी विपक्ष रूप है। क्लियर बात? तो ये आता है आपका विपक्ष आइसोप्रीन।
इसका एक और नाम है, वो है गट्टा पच्चा। ठीक है, तो ये जो आपका विपक्ष आइसोप्रीन होता है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और इसको उपयोग में लिया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियां रह जाती है आइसोप्रीन के अंदर। तो इसलिए आइसोप्रीन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसका वल्कनीकरण किया जाता है, जिसे अपने इंग्लिश में वल्किनाइजेशन भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि ये वल्कनीकरण क्या चीज़ है। वल्कनीकरण के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास प्राकृतिक रबर है यानी जो आइसोप्रीन है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सल्फर के साथ। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन सल्फर के साथ करवाई जाती है तो उसमें क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, यानी दो आइसोप्रीन के बीच में क्या जुड़ जाता है, आपका सल्फर जुड़ जाता है, तो वो आपका काफ़ी मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ, रबड़ का वल्कनीकरण। ठीक है, देखो सल्फर को ना हम गंधक भी बोलते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि सल्फर को गंधक भी बोला जा सकता है। तो रबर का जो वल्कनीकरण है, फोर्थ पॉइंट है रबर का वल्कनीकरण। अगर रबर के वल्कनीकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पास आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, CH2C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2, यहाँ CH3, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे भी आपका सल्फर जुड़ गया, यहाँ पे भी आपका सल्फर जुड़ गया। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CH2, क्लियर बात। यानी दो आपके जो आइसोप्रीन है, आप अगर इसको ध्यान से देखो ये भी आपका एक आइसोप्रीन है, और अगर इसको भी आप ध्यान से देखो तो ये भी आपका एक आइसोप्रीन है, और दोनों आइसोप्रीन को कौन जोड़ रहा है, सल्फर जोड़ रहा है। ये जो सल्फर है ना यहाँ पर, ये किसके रूप में काम करता है, क्रॉस बॉन्ड की तरह काम करता है। ठीक है, और इसको मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये जो रबर है इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो जूते वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए इस रबर का यूज़ किया जाता है। कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपका रबर, प्राकृतिक रबर होता है, वो काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी नरम होता है, उसकी तनन क्षमता, सामर्थ्य क्षमता काफ़ी कम होती है। उसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर यानी गंधक अपने बोल सकते हैं, मिलाया जाता है। ये जो क्रॉस बॉन्ड है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आपको ध्यान में रखना है चार्ल्स गुडईयर ने बताया था। कब बताया था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1839 में बताया था। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना मात्र आते हैं, बट फिर भी नॉलेज के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। ठीक है, और जो आपके लंदन ये थे व्यक्ति जो हैं वो USA के थे। कहाँ के थे, USA के। लेकिन रबर का जो वल्कनीकरण है ना, इसको अपने नाम पर पेटेंट करवाने वाले जो व्यक्ति थे, वो उस व्यक्ति का नाम था आपका थॉमस हैंकॉक। क्या नाम था, थॉमस हैंकॉक जो था उस व्यक्ति का नाम था, ये आपको याद रखना है। थॉमस हैंकॉक ने अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था। देखो एक चीज और याद रखना, पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी वैज्ञानिक, ठीक है, किसी भी चीज़ की खोज करता है, ठीक है, तो खोज करने के दौरान अगर वो उस चीज़ में सफल हो जाता है, तो अगर उस चीज़ को मार्केट में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर उस चीज़ को वो अपने नाम पर पेटेंट नहीं करवा लेता तो कोई दूसरा वो अपने नाम पर अगर पेटेंट करवा लेगा तो हमेशा इतिहास में या फिर इन फ्यूचर दूसरे व्यक्ति के नाम से उस खोजकर्ता को जाना जाएगा। इसलिए तो इन्होंने शायद वो पेटेंट नहीं करवाया था अपने नाम पर बाद में पेटेंट किसने करवा दिया था, थॉमस हैंकॉक ने जो है अपने नाम पर रबर के वल्कनीकरण को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से जो आज की वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप लोगों को जो डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मुझे आपके डाउट्स का पता चल सके। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करते रहिए ताकि मुझे आप लोगों के प्यार का पता चल सके कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं और कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो और बनाऊँ। थैंक यू।